हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप लोग। मैं मोमिता और इस चैनल पे हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के पार्ट 1 में हम एटमॉस्फेयर में कितने लेयर्स है और जो फर्स्ट 2 लेयर्स है ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब पार्ट 2 में हम जो बाकी लेयर्स है एटमॉस्फेयर के उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर स्ट्रेटोस्फियर आप लोगों को पता है कि स्ट्रेटोपॉज आता है। स्ट्रेटोपॉज क्या है ये भी आपको पता है। अब स्ट्रेटोपॉज के बाद जो लेयर स्टार्ट होता है वो है मेसोस्फियर। इसमें आप लोगों को ये बात बता दूं कि इस मेसोस्फियर के बारे में, इस स्फीयर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे साइंटिस्ट को नहीं मिला है, क्योंकि जो वेदर बलून्स होते हैं, जो जेट्स होते हैं, वो स्ट्रेटोस्फियर तक जाते हैं। और मेसोस्फियर के बाद जो लेयर है थर्मोस्फियर, जो हमारे स्पेसक्राफ्ट होता है, शटल्स होते हैं, वो हमें थर्मोस्फियर में मिलता है। तो वहाँ के इंफॉर्मेशन मिलते हैं। पर ये जो बीच में मेसोस्फियर है इसके बारे में इतना इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट को नहीं मिला है। तो जितना मिला है उसके ऊपर ये डिस्कशन होगी और वही हम जनरली पढ़ते हैं इस मेसोस्फियर के बारे में। तो देखते हैं, ये मेसोस्फियर हमें पता चल गया कि स्ट्रेटोस्फियर के बाद आता है। और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है? ये 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर तक ये एक्सटेंडेड है। इतना है मेसोस्फियर का एरिया। और इस स्फीयर में टेम्परेचर जितना हाइट बढ़ता है टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और मेसोस्फियर कूलेस्ट स्फीयर कहा जाता है, कूलेस्ट लेयर कहा जाता है। मैक्सिमम इसमें टेम्परेचर -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक डिक्रीज़ हुआ है, जिसको अगर हम फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो वो -130 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। जो अपर मोस्ट लिमिट है मेसोस्फियर का, तो उसमें टेम्परेचर तो फिर कितना हुआ, -90 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये इसका एक्सटेंशन कितना है, 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर। अब हम देखते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कि ये कोल्डेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर कहा जाता है। इतना कोल्ड कि जो वाटर वेपर है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, वाटर वेपर क्या है, कहाँ पे कितना परसेंटेज है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। एटमॉस्फेयर के बारे में जो लेयर, एटमॉस्फेरिक लेयर, एटमॉस्फेयर, उसके बारे में जो डिस्कशन हुई है ये वहाँ पे है। तो ये वाटर वेपर को फ्रीज़ कर देता है और इससे एक आइस क्लाउड फॉर्म होता है। ये जो आइस क्लाउड फॉर्म होता है ये जनरली ब्लू वाइट कलर की होती है और इसे नॉक्टिलुसेंट क्लाउड्स या फिर पोलर मेसोस्फेरिक क्लाउड कहा जाता है। तो ये अगर आपको सवाल पूछा गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या फिर ऐसे पूछा जाता है कि नॉक्टिलुसेंट क्लाउड कौन से स्फीयर में मिलता है, तो आप आंसर कर सकते हैं कि नॉक्टिलुसेंट क्लाउड हमें मेसोस्फियर में मिलता है। और ये क्लाउड्स पोल आर्ट्स के जो पोलर रीजन है, पोल से वहाँ से विजिबल है जब सनसेट होता है। तो ये इतना फ्रीज हो जाता है यहाँ पे टेम्परेचर। और कूलेस्ट लेयर कौन है? मेसोस्फियर कोल्डेस्ट लेयर कहा जाता है। एटमॉस्फेयर में जितने लेयर्स है उसमें कोल्डेस्ट लेयर मेसोस्फियर है। और इसमें जो वाटर वेपर है वो आइस क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रीज होके। और ये जो आइस क्लाउड्स है इनको नॉक्टिलुसेंट क्लाउड या पोलर मेसोस्फेरिक क्लाउड्स कहा जाता है। ठीक है, ये हम जान गए इसके मेसोस्फियर के जो कोल्डेस्ट लेयर है इस सिचुएशन के बारे में। अब हम ये देखेंगे कि मेसोस्फियर में होता क्या है। वेरियस टाइप्स ऑफ वेव्स, टाइड्स, ये सारी चीज़ें जो एटमॉस्फेयर को इन्फ्लुएंस करता है, जो मेसोस्फियर में ये फॉर्म होता है, वेव्स एंड टाइड्स। और ये क्या करते हैं, जो मेसोस्फियर के पहले स्फीयर है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, इन जगहों से एक सर्कुलर मोशन में ये सर्कुलेट होता है और एनर्जी को ऐसी ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, इन जगहों से एनर्जी को ये
पूरे एटमॉस्फेयर में सर्कुलेट करते हैं। ये टाइड्स और वेव्स जो है, तो जैसे हम सी में टाइड्स वेव्स देखते हैं वैसे ही एटमॉस्फेयर में भी ये सारी चीज़ें चलती है। तो ये मेसोस्फीयर में, इस स्फीयर में ज़्यादा दिखता है और ये एनर्जी को सर्कुलेट करता है टाइड्स एंड वेव्स के थ्रू। ठीक है, तो ये मेसोस्फीयर में होता है। तो जैसे हम ट्रोपोस्फीयर के बाद ट्रोपोपॉज देखे थे, स्ट्रेटोस्फीयर के बाद स्ट्रेटोपॉज देखे थे, इनके बारे में हम डिटेल में देख रहे थे। तो उनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स है, पर इसमें इसी तरह से मेसोस्फीयर के बाद मेसोपॉज आता है। इसके बारे में बस एक पॉज है, इतना डिटेल्स है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में जो नेक्स्ट लेयर, मेसोस्फीयर के नेक्स्ट लेयर क्या है, थर्मोस्फीयर। तो इनके बीच में जो बाउंड्री है उसे मेसोपॉज कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया मेसोस्फीयर के बारे में। अब हम देखेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो है थर्मोस्फीयर। तो मेसोस्फीयर आया, उसके बाद मेसोपॉज आया, उसके बाद आता है थर्मोस्फीयर। अब इसमें एक बात और बता दूं, जैसे हम मेसोस्फीयर के बारे में बात कर रहे थे, तो थर्मोस्फीयर में भी क्या होता है, थर्मोस्फीयर को आयनोस्फीयर भी कहा जाता है। अब कुछ साइंटिस्ट, क्योंकि ये स्फीयर्स के बारे में क्या होता है, स्टडीज़ होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डेटा हमें मिलता है और डेटाओं के बेस पे स्टडीज़ होती है। तो आपको इन सारे लेयर्स, स्फीयर्स, इन सब के बारे में जो डेटा मिलेगी, जो स्टडीज़ मिलेंगे, तो आप लोगों को मे बी डिफरेंट वैल्यूज़ मिले। जैसे उसमें हम बात कर रहे थे कि 50 to 80 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है मेसोस्फीयर, पर ऐसा भी हो सकता है किसी जगह आपको ये दिखे कि 50 to 90 किलोमीटर तक है। और टेम्परेचर की जब हम बात करते कि इस जगह की टेम्परेचर इतना है, जैसे वहाँ पे -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक बताई गई है, किसी जगह आपको शायद वो दिखेगा -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। तो वैल्यू में डिफरेंसेस आते हैं। इसी तरह स्टडी में भी एक एक क्योंकि ये तो हम एज ए साइंटिस्ट की स्टडी पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोगों को थोड़ा डिफरेंस दिखेंगे इन स्टडीज़ में, पर बेसिक जो है वो सेम है। तो ये थर्मोस्फीयर में भी ये चीज़ें दिखते हैं डिफरेंट जगहों से। कहीं पे आपको ये दिखेगा, थर्मोस्फीयर को ही आयनोस्फीयर कहा जाता है, ट्रू है। पर ये जो आयनोस्फीयर है, एक जगह पे कहा जाएगा थर्मोस्फीयर आयनोस्फीयर है, दूसरी जगह पे कहा जाएगा, अब थर्मोस्फीयर के नेक्स्ट लेयर जो है वो है एक्सोस्फीयर। अब कहीं पे ये कहा जाता है कि एक्सोस्फीयर और आयनोस्फीयर थर्मोस्फीयर के दो पार्ट हैं। तो एज ए पार्ट भी कहीं पे डिस्कस होगा कि थर्मोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड की जा सकती है, एक है आयनोस्फीयर, एक है एक्सोस्फीयर। कुछ जगहों पे थर्मोस्फीयर को ही आयनोस्फीयर कहा जाएगा। वैसे ये पार्ट भी है और थर्मोस्फीयर के पोर्शन में भी आता है, तो थर्मोस्फीयर को वन साइड से हम आयनोस्फीयर कह सकते हैं, पर एक्सोस्फीयर को हम एज ए अलग स्फीयर भी डिस्कस कर सकते हैं, और या फिर हम थर्मोस्फीयर के पार्ट भी डिस्कस कर सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने ये भी कहा है कि एक्सोस्फीयर बेसिकली हमारा जो ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है इसके पार्ट ही नहीं है, क्योंकि एक्सोस्फीयर जब जाता है इसका एक्सटेंशन ये इनविजिबल हो जाता है, लास्ट तक जाके वो वॉइड हो जाता है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये कहा है कि एक्सोस्फीयर स्पेस का पार्ट है, वो एटमॉस्फेरिक लेयर का पार्ट नहीं है। और कुछ साइंटिस्ट ने ये कहा है कि एक्सोस्फीयर जो है वो अभी भी एटमॉस्फेयर के पार्ट है। तो ऐसे जो व्यू पॉइंट है, जो स्टडी है, उनमें आपको डिफरेंस मिलेंगे, पर एक्सोस्फीयर में एग्जैक्टली क्या होता है इसके बारे में साइंटिस्ट ने सेम बात बताई है। और थर्मोस्फीयर में जो आयनोस्फीयर है, वो चाहे थर्मोस्फीयर के पार्ट हो या थर्मोस्फीयर ही आयनोस्फीयर हो, उसके बारे में भी क्यों आयनोस्फीयर कहा गया है, क्या होता है इसमें, वो भी सेम है। तो चलिए हम थर्मोस्फीयर को या आयनोस्फीयर जो भी कहा जाए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मेसोस्फीयर के बाद है मेसोपॉज आता है, उसके बाद थर्मोस्फीयर आता है। तो ये थर्मोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है, ये थर्मोस्फीयर 90 किलोमीटर, जो हम 50 to 80-90 किलोमीटर, अब वहाँ पे 80 किलोमीटर है, ये 90 किलोमीटर से बात कर रहे हैं, तो
वो 80-90 एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिलेगा, तो वो 50 to 80-90 किलोमीटर्स तक हमें मेसोस्फीयर मिलते हैं। अब 90 किलोमीटर से या मेसोपॉज आता है, उसके बाद 90 किलोमीटर से 500 to 1000 किलोमीटर तक ये थर्मोस्फीयर है। अब ये 500 किलोमीटर, और हम ऐसे बात कर सकते हैं 500 to 550, अगर ऐसे बात करेंगे 90 किलोमीटर टू 500 to 550 किलोमीटर तक ये एक्सटेंडेड है, तो ये ठीक रहता। पर 500 and 1000 किलोमीटर क्यों इतना डिफरेंस है, ये बात हम डिस्कस करते हैं आगे जाके। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि थर्मोस्फीयर 90 किलोमीटर और नीचे और ऊपर मैक्सिमम 500 and 1000 किलोमीटर, मैक्सिमम 1000 किलोमीटर तक ये हमारे प्लैनेट के ऊपर एक्सटेंडेड है। और इसमें टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर थर्मोस्फीयर में क्या होता है, स्टार्टिंग में जो अगर हम थर्मोस्फीयर के लोअर लेवल की बात की जाए तो वहाँ पे क्या होता है, अराउंड 200 to 300 किलोमीटर तक जब हाइट बढ़ती है उसके साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है, ठीक है, लोअर थर्मोस्फीयर में। और उसके बाद वो स्टेडी हो जाता है उस अराउंड 200 to 300 किलोमीटर के ऊपर जो पोर्शंस आते हैं, उसके बाद टेम्परेचर इतना हाइट के साथ नहीं बढ़ता, वो स्टेडी हो जाते हैं। और एस्टिमेट किया गया है टेम्परेचर कितना होता है, अराउंड 500 डिग्री सेंटीग्रेड टू मैक्सिमम, जो थर्मोस्फीयर के बाद हम थर्मोपॉज आता है तो वहाँ तक मैक्सिमम 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका एक्सपेंशन है टेम्परेचर का, ठीक है। ये थर्मोस्फीयर की हाइट और एक्सपेंशन और टेम्परेचर के बारे में हमने बात की। अब हम जो बात कर रहे थे कि थर्मोस्फीयर में इतना क्यों होता है, जब 500 to 1000 किलोमीटर ये डिफरेंस क्यों है, 500 and 1000 किलोमीटर की जो बात कर रहे थे वो देख लेते हैं, इतना डिफरेंस क्यों है। थर्मोस्फीयर में मेनली जो एक्स रेडिएशन एंड यूवी रेडिएशन होता है सन के, वो मैक्सिमम इस थर्मोस्फीयर में एब्जॉर्ब होता है। और इससे क्या होता है कि सन के जो इन रेडिएशन बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी रेडिएशन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है थर्मोस्फीयर में। तो इस वजह से जब, अब डिपेंड करता है, जब सन बहुत ज़्यादा सन की रेडिएशन बहुत ज़्यादा हो, कम ज़्यादा होता है रेडिएशन तो बहुत ज़्यादा हो, तब ये थर्मोस्फीयर उस रेडिएशन को ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करता है और एक्सपैंड होता है। और जब बहुत ज़्यादा सन रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो एक्सपेंड होते होते 1000 किलोमीटर्स तक इसका एक्सपेंशन हो जाता है। पर जब सन रेडिएशन कम होता है तो इतना एक्सपेंशन नहीं होता, तब वो कितना रहता है 500 600 इतने किलोमीटर्स तक रहता है। तो इसीलिए ये डिपेंड करता है टोटली, थर्मोस्फीयर का जो अपर लिमिट है वो टोटली डिपेंड करता है सन रेडिएशन कितना है। तो थर्मोस्फीयर मैक्सिमम लेवल पे सन के ऊपर डिपेंड करता है, इसका टेम्परेचर, इसका एक्सपेंशन टोटल ये सन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सन रेडिएशन ज़्यादा हुआ तो थर्मोस्फीयर का एक्सपेंशन भी ज़्यादा होगा, अगर सन रेडिएशन कम हुआ तो थर्मोस्फीयर का जो एक्सपेंशन है वो कम होगा। तो हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द थर्मोस्फीयर वेरी करता है सन के रेडिएशन के कारण, इसीलिए हमें 500 एंड 1000 ये दोनों अलग वैल्यू दिखते हैं कि थर्मोस्फीयर का जो मैक्सिमम लेवल है वो या तो 500 है या 1000 है या फिर 700 है। तो इसमें वेरी करता है। क्यों वेरी करता है? क्योंकि सन रेडिएशन कम ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है। तो ये थर्मोस्फीयर के बारे में, इसके एक्सपेंशन के बारे में हमने जान लिया। अब नेक्स्ट देखेंगे थर्मोस्फीयर को हम आयनोस्फीयर क्यों कहते हैं। चाहे इसके एज ए पार्ट ले कि हम ये देख ले कि थर्मोस्फीयर में ऐसे 600 किलोमीटर तक या फिर 500 किलोमीटर तक जो पार्ट है वो आयनोस्फीयर है, या फिर ऐसे देखें कि थर्मोस्फीयर और आयनोस्फीयर दोनों एक साथ है, थर्मोस्फीयर को ही आयनोस्फीयर कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, ये आयनोस्फीयर टर्म क्यों आया है? तो जैसे हम बात कर रहे थे कि थर्मोस्फीयर में बहुत ज़्यादा सन रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है,
तो नॉर्मली जो अलग अदर स्फीयर्स है, जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर जो हम बात करते थे इससे पहले, उन स्फीयर्स में हर एक स्फीयर में गैसेस है। तो उन स्फीयर्स में गैसेस मॉलिक्यूलर स्टेट पे है, गैस मॉलिक्यूल्स मिलते हैं हमें ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर इन जगहों पे, चाहे वो ज़्यादा हो कम हो। जैसे मेसोस्फियर में एयर लेवल बहुत थिन है, बहुत पतला है, तो उसमें ज़्यादा गैसेस नहीं है। बट स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर में बहुत ज़्यादा गैसेस मिलते हैं। तो वहाँ पे जो भी गैसेस मिलते हैं हमें, वो मॉलिक्यूलर स्टेट पे है, O2, O3 ऐसे मॉलिक्यूलर स्टेट पे है। बट थर्मोस्फियर में क्या होता है, जो एयर मॉलिक्यूल्स या जो एयर पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, और सन रेडिएशन भी क्या करता है कि इन पार्टिकल्स को, इन मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है। जैसे अगर O2 है तो वो उसको तोड़ के OO यानी कि दोनों O के एटम्स में डिवाइड कर देगा। तो इसमें एटम्स की ज़्यादा पोर्शन हो जाती है इस मॉलिक्यूल्स के टूटने की वजह से, और जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस हो जाता है। तो क्या होता है, जो एनर्जेटिक यूवी रेडिएशन है और एक्स रेडिएशन है, जैसे हम बात कर रहे थे सन के, तो वो एक्स रे फोटोन्स जो होता है सन, वो इन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके आयंस में डिवाइड कर देता है। और आयंस में डिवाइड करो तो आयन क्या हो जाता है, वो एनर्जेटिक होता है, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। तो इन आयंस के प्रेजेंस के वजह से ही थर्मोस्फियर को, अब ये आयन जो होता है वो नॉर्मल मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होता है वहाँ पे, और जो सन रेडिएशन एब्जॉर्ब करके जो मॉलिक्यूल्स डिवाइड होके आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो आयंस भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसी वजह से, इन आयंस के प्रेजेंस के वजह से ही थर्मोस्फियर को आयनोस्फियर भी कहा जाता है। ठीक है, अब थर्मोस्फियर के जो अपर लेयर है, अपर लिमिट है, उसमें हमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम इनके एटम्स मिलते हैं। तो ये एटॉमिक लेयर हो जाते हैं। तो आयंस के प्रेजेंस की वजह से थर्मोस्फियर को आयनोस्फियर कहा जाता है। जो ये आयंस स्पेशली थर्मोस्फियर में मिलता है क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स को, सन रेडिएशन मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर देते हैं, पर दूसरे लेयर्स में नहीं मिलता है, इसीलिए केवल थर्मोस्फियर को ही आयनोस्फियर कहा जाता है। अब हम ये जानेंगे, जैसे हम ट्रोपोस्फियर के बारे में जब पढ़ रहे थे तो वहाँ हमें पता चला कि अगर ट्रोपोस्फियर नहीं होता, ये हमारे लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेयर है। जब हम स्ट्रेटोस्फियर के बारे में देख रहे थे तो हमें ये पता चला कि ओजोन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो ओजोन हमें प्रोटेक्शन देता है। अब हम देखेंगे थर्मोस्फियर, इसमें क्या होता है, कौन सी एक्टिविटीज़ चलती है। थर्मोस्फियर में जो स्पेस शटल है या फिर स्पेस क्राफ्ट्स है, जो वो स्पेस स्टेशन स्पेशली थर्मोस्फियर में होता है। स्पेस रिलेटेड जो स्टेशंस होते हैं वो थर्मोस्फियर में है। जो ऑर्बिट है, अर्थ को स्टडी करने के लिए या फिर स्पेस को स्टडी करने के लिए जो शटल्स भेजे जाते हैं, स्पेस क्राफ्ट्स भेजे जाते हैं, तो वो एग्जिस्ट करता है जाके थर्मोस्फियर में, जाके वो अपना प्लेस्ड होता है और वहाँ पे अर्थ को ऑर्बिट करता है। तो मेनली ये स्पेस रिलेटेड स्टडी जो होते हैं तो वो थर्मोस्फियर में जो डेटा कलेक्ट करते हैं, जो स्पेस क्राफ्ट्स एंड स्पेस शटल्स, वो सारे थर्मोस्फियर में जाते हैं। और थर्मोस्फियर में ऑरोरा के बारे में आप लोगों को पता होगा। ऑरोरा वेरिएलिस, ये सारी चीज़ें जो लाइट्स होता है बहुत खूबसूरत होता है, जो स्पेशली साउदर्न एंड नॉर्दर्न लाइट्स होते हैं, तो वो कहाँ पे बनते हैं, वो थर्मोस्फियर में ही बनते हैं। तो ये ऑरोरा जो दिखते हैं वो थर्मोस्फियर की वजह से ही दिखते हैं। अब ऑरोरा क्या है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इसके बारे में अगर हम इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है और बहुत अच्छी भी है। ऑरोरा के बारे में जानना बहुत अच्छा भी है, क्योंकि ये एज ए टर्म भी इम्पॉर्टेंट है और देखने में भी बहुत खूबसूरत है। खैर, नेक्स्ट देखते हैं इसमें थर्मोस्फियर में क्या होता है। रेडियो वेव्स, जो आप एफएम सुनते हो,
जबकि हम आजकल बहुत कम सुनते हैं बहुत चीज़ें, पर जो एफएम रेडियो वेव्स होता है वो थर्मोस्फियर में वहाँ से रिफ्लेक्ट होके अर्थ में बैक करके आता है। तो हमें जो फ्रीक्वेंसीज मिलती है, लो मीडियम हाई या जो भी फ्रीक्वेंसीज मिलती है, वो थर्मोस्फियर से बैक होके रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आता है। कुछ फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ फ्रीक्वेंसीज रिफ्लेक्ट होके आते हैं। तो हमें जो ये फ्रीक्वेंसी मिलती है, रेडियो वेव्स आते हैं, जो हम रेडियो सुनते हैं, जो एफएम सुनते हैं, तो वो थर्मोस्फियर के थ्रू होता है। तो अब जो हम रेडियो वेव्स की बात कर रहे थे, तो हर लेयर में ये सेम एब्जॉर्ब नहीं होता है। बस थोड़ा सा डिस्कस कर ले, ये इतना इम्पॉर्टेंट वैसे नहीं है, पर इस फ्रीक्वेंसीज के थ्रू 4 लेयर में डिवाइड होता है आयनोस्फियर, जैसे डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर एंड जी लेयर। डी लेयर में क्या होता है, स्पेशली जो लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स होता है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो मीडियम एंड हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होता है उनको वो, सॉरी मैं शायद उल्टा बोल रही हूँ, ये क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करता है, और तो फिर डी लेयर में क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव को वो रिफ्लेक्ट करता है और हाई एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए भी। ई लेयर में क्या होता है कि वो मीडियम एंड ऑपोजिट, डी लेयर के ऑपोजिट ई लेयर में होता है, मतलब मीडियम एंड हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव को वो रिफ्लेक्ट करता है और लो फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और एफ लेयर में भी सेम, वो हाई एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करता है। पर ये सारी चीज़ें, ये जो लेयर्स है, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि थर्मोस्फियर सन के साथ, सन के एक्टिविटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो वो सनसेट तक ही ये लेयर्स दिखते हैं, उसके बाद ये नहीं दिखते हैं। और जो जी लेयर है, वैसे मे बी ये दिन रात दिखे, पर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, तो जी लेयर को इतना स्टडी नहीं कर पाया गया है। तो इसमें शायद ये फुल डे दिखता है, पर इतना इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिला। वैसे ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, बस फ्रीक्वेंसीज़ की बात हो रही थी, तो मैंने सोचा ये डाल दूँ चीज़ें कि फ्रीक्वेंसीज जो होता है वो हर लेयर में एब्जॉर्ब नहीं होता, एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट नहीं होता है। डी लेयर में जैसे अलग सिग्नल्स रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब होता है, एफ लेयर में, नेक्स्ट लेयर ई लेयर में, एफ लेयर में अलग सिग्नल्स एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ आती है। वैसे ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आप स्किप करना चाहो तो इसको भी स्किप कर सकते हो इसको, बट पहले इसके जो काम है, इसके जो एक्टिविटीज़ है, इन सब के बारे में पढ़ना है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये ख़त्म हो गया हमारा थर्मोस्फियर। इसके बाद लास्ट आता है, बट नॉट द लिस्ट, और जैसे हम बात कर रहे थे कि एक्सोस्फियर जो है, कुछ लोग थर्मोस्फियर को ही अर्थ, कुछ साइंटिस्ट है जिन्होंने कहा अर्थ लेयर जो है वो थर्मोस्फियर तक ही एक्सटेंडेड है, उसके बाद वो स्पेस में आ जाता है। क्योंकि ये कहा जाता है, जब स्पेस की स्टडी होती है तो कहा जाता है कि अराउंड 100 किलोमीटर से स्पेस की पोर्शन आ जाती है। तो थर्मोस्फियर तो 80-90 किलोमीटर से स्टार्ट होता है, तो 100 किलोमीटर पे जाके हम इसको सोच सकते हैं कि ये ख़त्म हो गया, उसके बाद स्पेस के पोर्शन है। पर कुछ स्टडी में ये आया है नहीं, एक्सोस्फियर तक जो पोर्शन है वो पूरा एटमॉस्फेयर के पार्ट है, उसके बाद स्पेस की पार्ट आती है। तो जो भी हो, पर एक्सोस्फियर जो है वो अपर मोस्ट और लास्ट पार्ट है एटमॉस्फेयर के। और इसमें क्या होता है, धीरे धीरे थोड़े जैसे हाइट बढ़ते एयर तो थीन होते रहते हैं, जैसे थर्मोस्फियर कहा जाए या फिर मेसोस्फियर कहा जाए, इन जगहों में एयर बहुत थीन है। तो एक्सोस्फियर में जाके वो इतना ज़्यादा थीन होता है, धीरे धीरे वो वैक्यूम में